हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा सिंह एंड वेलकम टू आवर चैनल दी ऑनलाइन कोचिंग। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं म्यूटेशन के बारे में, यानी कि उत्परिवर्तन के बारे में, जो कि आपका टॉपिक है क्लास 12 चैप्टर नंबर 5 प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस, वंशागति और विविधता के सिद्धांत। इसमें मैंने उत्परिवर्तन तक आपको पढ़ा दिया था। उत्परिवर्तन यानी कि जो म्यूटेशन वाला टॉपिक है वो भी पूरी तरीके से अभी फिनिश नहीं हुआ है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसमें। म्यूटेशन में मैंने जो जहाँ तक मैंने आपको पढ़ा दिया था वहाँ तक मैंने आप लोगों को समझा दिया था कि जो म्यूटेशन है वो किस तरह से होती है, क्या होती है, ठीक है, कौन करवाता है, म्यूटेशंस करवाते हैं जो कि एजेंट्स होते हैं, ठीक है, जो कि कारण है किसका, म्यूटेशन होने का, ठीक है। फिजिकल म्यूटेशंस कौन कौन से होते हैं, केमिकल म्यूटेशंस कौन कौन से होते हैं, ये सारी ही चीज़ें हमने डिस्कस कर ली थी। इसके बाद मैंने बताया था कि जो म्यूटेशन होती है वो दो लेवल पर होती है, एक गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन और एक हमारी होती है जीन उत्परिवर्तन, ठीक है, क्रोमोसोमल म्यूटेशन और एक जीन म्यूटेशन। क्रोमोसोमल म्यूटेशन भी दो तरह की होती है, ठीक है, न्यूमेरिकल क्रोमोसोमल म्यूटेशन, ठीक है, जब संख्यात्मक गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन जैसे हम कहते हैं कि संख्या के आधार पर हम कहते हैं कि संख्या में परिवर्तन हो रहा है किसके, गुणसूत्रों के। इसके बाद संरचनात्मक गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन, स्ट्रक्चरल क्रोमोसोमल म्यूटेशन, तो इसमें भी हमने अल्पता के बारे में, डिफरेंशिएंसी के बारे में पढ़ लिया था, प्लस हम लोगों ने पढ़ लिया था गुणन के बारे में यानी डुप्लीकेशन के बारे में, ठीक है। ये टाइप्स थे ना क्रोमोसोमल म्यूटेशन के। तो अब हमें पढ़ना है नया जो टॉपिक है, बट उससे पहले जो हमारा दूसरा वाला टाइप था जो कि मैंने अभी बोला, स्ट्रक्चरल क्रोमोसोमल म्यूटेशन, संरचनात्मक गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन, उसके भी दो टाइप बचे हुए हैं, ठीक है, जो ये कवर नहीं हो पाए थे, तो उनको पहले हम कवर कर लेते हैं। फिर इसके बाद हम नया टॉपिक यानी कि म्यूटेशन हम पढ़ेंगे, जीन म्यूटेशन, ठीक है, जीन उत्परिवर्तन, जिसमें आपकी दो चीज़ें आ जाती हैं, बिंदु उत्परिवर्तन यानी कि पॉइंट म्यूटेशन और सेकंड फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। तो उनके बारे में आज हम लोग डिस्कस कर लेंगे, फिर म्यूटेशन वाला जो टॉपिक है वो हमारा फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो आज हमें क्या पढ़ना है, संरचनात्मक गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन। इंग्लिश में से कहते हैं स्ट्रक्चरल क्रोमोसोमल म्यूटेशन, ठीक है। तो संरचनात्मक गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन का मतलब क्या है, जब संरचना में परिवर्तन हो गुणसूत्र की। इसी प्रकार से हमने संख्यात्मक गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन में पढ़ा था कि जब संख्या में परिवर्तन हो जा रहा था, ठीक है, यहाँ पर संरचना यानी कि स्ट्रक्चर बदल जा रही है। और हमने कहा था कि जब कोई मैंने मतलब दो चीज़ें जो पढ़ाई थी, डिफरेंशिएंसी यानी कि अल्पता और गुणन। अल्पता में क्या था कि कोई क्रोमोसोम का जो भाग है, जो एक कोई खंड टूट कर अलग हो जाए, जिससे उसमें कमी आ जाती है जीन्स की। और जो डुप्लीकेशन था, जो गुणन था, उसमें मैंने बताया था कि जब कोई खंड कोई दूसरे क्रोमोसोम का जो पार्ट है, जो सेगमेंट है, वो आकर अगर जुड़ जाता है तो उसमें अधिकता हो जाती है किसकी, जीन की, ठीक है। दो चीज़ें अब आज हमें पढ़नी है, ठीक है। इसी की चार टाइप्स थे ना, अल्पता, गुणन, ठीक है, और प्रतिलोमीकरण और स्थानांतरण। स्थानांतरण और प्रतिलोमीकरण आज हमें पढ़ना है, ठीक है। स्थानांतरण, ट्रांसलोकेशन एंड सेकंड है हमारा प्रतिलोमीकरण। इसे हम क्या बोलते हैं, इन्वर्जन, ठीक। स्थानांतरण में क्या होता है, ट्रांसलोकेशन में क्या होता है, यह किन्हीं दो असमजात गुणसूत्रों के कुछ भागों के विनिमय या आदान प्रदान
के कारण उत्पन्न होता है। ठीक है, जो ट्रांसलोकेशन है, जो स्थानांतरण है, उसमें क्या हो रहा है, उसमें यहाँ पर बोला गया है कि कोई नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है, दो असमजात क्रोमोसोम्स, ठीक है, किन्हीं दो असमजात क्रोमोसोम्स के बीच में जब कुछ भाग, जो कोई खंड है, ठीक है, उनका आदान प्रदान हो रहा है, ठीक है, उनका लेन देन हो रहा है, तब इसे हम बोलेंगे स्थानांतरण। कैसे कि जैसे कि कोई क्रोमोसोम है, ये हमारा मान लो ये दो असमजात क्रोमोसोम है, सॉरी समजात क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है, ये हमारे क्या है, यहाँ पे समझो, ठीक है, फिर इसको रफ कर देंगे हम। ये हमारे क्या है, समजात गुणसूत्र, ठीक है। होमोलोगस क्रोमोसोम्स। यहाँ पर हमारा है एक असमजात क्रोमोसोम, ठीक है, असमजात गुणसूत्र, यानी कि नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है, दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है मैंने समजात गुणसूत्र, ठीक है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स, और ये है असमजात गुणसूत्र यानी कि नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम। अब यहाँ पर बोला गया है कि यदि किन्हीं दो असमजात गुणसूत्रों के कुछ भागों के विनिमय या आदान प्रदान के कारण ये जो म्यूटेशन है वो होती है, ये हमारे दो समजात हैं और ये असमजात हैं, तो ये इन दोनों का क्या हुआ, ये तो समजात है, ये तो एक से है, होमोलोगस है, लेकिन ये दोनों और ये दोनों क्या है, आपस में असमजात है, ठीक है। तो ये दूसरा वाला है कोई, तो यहाँ पर बोला गया है कि इसका मान लो कि ये ए है और ये बी वाला था, ठीक है, ये बी वाला है, ठीक है, और ये सी है। अब इसका कोई भाग टूट गया, कोई खंड जो है ब्रेक कर गया यहाँ से, इस प्रकार से, ठीक है, इस गुणसूत्र का जो खंड है, जो भाग है, ठीक है, वो यहाँ से ब्रेक कर गया, टूट गया, और ये जाकर किसी नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम के ऊपर जाकर बैठ गया, इस प्रकार से, ठीक है, इस तरह से बैठ गया। तो बस और क्या है, यही है कि किन्हीं दो असमजात गुणसूत्रों के भागों के कुछ भागों में आदान प्रदान को ही, विनिमय को ही क्या कहेंगे, हम कहेंगे उसे स्थानांतरण, यानी कि ट्रांसलोकेशन। स्थानांतरण हो रहा है जब दो असमजात क्रोमोसोम्स के बीच में हो, ठीक है, असमजात गुणसूत्रों के बीच में आदान प्रदान होता है, तब उसे हम कहते हैं स्थानांतरण यानी कि ट्रांसलोकेशन। बात समझ में आई, जैसे यहाँ पे हो रहा है, ठीक है, ये तो समजात थे, ये तो होमोलोगस थे, और ये कैसा था, नॉन होमोलोगस। तो नॉन होमोलोगस के बीच में, ठीक है, नॉन होमोलोगस के बीच में जब आदान प्रदान हो रहा है भागों का, ठीक है, खंडों का, तो उसे हम कहेंगे ट्रांसलोकेशन यानी कि स्थानांतरण। बस कुछ नहीं था इसमें, नोट करो, फिर इसे रफ करके ये वाला हम लोग समझ लेते हैं, प्रतिलोमीकरण, इसमें क्या होता है। प्रतिलोमीकरण में क्या होता है, इन्वर्शन, इन्वर्स का मतलब होता है ना उल्टा, ठीक है, तो इसी से कुछ रिलेटेड है, बहुत बुरा होता है। इसमें होता क्या है कि पहले डेफिनेशन लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है, इस प्रकार के उत्परिवर्तन में एक ही गुणसूत्र में उसका कोई भाग या खंड टूटकर एवं घूमकर पुनर्विन्यासित हो जाता है।
बात समझ में आई? ठीक है, इन्वर्शन में क्या हो रहा है कि कोई एक ही क्रोमोसोम है, ठीक है, एक ही क्रोमोसोम है, उसी में ये सारी घटनाएं हो रही हैं। एक क्रोमोसोम का कुछ भाग, कुछ पार्ट जो है टूट गया, ठीक है, कोई खंड जो है वो अलग हो गया, और अलग होते ही उसी के ऊपर उल्टा लटक गया, ठीक है, उल्टा जो है लग गया। तो होता कैसे है, देखो मान लो कि कोई क्रोमोसोम था इस तरह से, ये क्रोमोसोम है, ठीक है, आगे चलकर इसका कोई भाग टूटेगा, ठीक है, इन्वर्शन उसमें हो रही है, म्यूटेशन, तो इस तरह से इसमें म्यूटेशन हुई तो इसका कोई भाग जो है वो टूट गया इस तरह से, ठीक है, भाग टूटा, फिर क्या हो गया कि वो इसी पर टूटकर उल्टा इस प्रकार से लग गया, इस प्रकार से जो है लग गया, उल्टा जो है घूमकर लग जाता है, ठीक है। तो बस यही होता है इसमें इन्वर्शन में कि कोई भी जो भाग है, ठीक है, प्रतिलोमीकरण में क्या होता है कि कोई क्रोमोसोम है, एक ही क्रोमोसोम में ये घटना हो रही है, एक ही गुणसूत्र में होती है ये घटना, ठीक है, कि इस प्रकार उत्परिवर्तन में क्या होगा कि एक ही गुणसूत्र में उसका कोई भाग खंड टूट कर, ठीक है, टूट रहा है। पहले क्या हुआ कि कोई अच्छा खासा क्रोमोसोम था, ये क्या है, गुणसूत्र है, गुणसूत्र है, फिर इन दोनों के बीच में क्या हुआ, तो इन दोनों के बीच में पहले तो अल्पता हुई, ठीक है, कोई भाग जो है खंड टूट रहा है तो अल्पता हुई, अल्पता ही तो होगी कि खंड जो है टूट जा रहा है। बट बाद में यहाँ पर क्या हुई, कौन सी घटना, प्रतिलोमीकरण यानी कि इन्वर्शन हुई कि उसी के ऊपर जो है वापस से लग गया है, ठीक है। तो यही होता है बस इसमें, इस चीज़ को हमने कवर कर लिया है। जीन म्यूटेशन को पढ़ लेते हैं, इसे रफ कर देते हैं, ठीक है, तो इसे नोट करो पहले। जीन उत्परिवर्तन, जीन म्यूटेशन क्या होती है, जीन म्यूटेशन जब जीन में खराबी हो जाए, ठीक है, म्यूटेशन हो जाए मतलब खराबी हो रही है किसमें, जीन के अंदर, ठीक है। यहाँ पर डेफिनेशन क्या है, जब जीन में उपस्थित डीएनए एवं आरएनए की रासायनिक संरचना में परिवर्तन हो जाता है, ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे, जीन म्यूटेशन बोलेंगे। और जीन म्यूटेशन इसमें मुख्य कारण यही है, तो जब जीन में उपस्थित डीएनए, जीन में जो डीएनए और आरएनए है उसकी रासायनिक संरचना जब परिवर्तित हो जा रही है तो उसी कारण हमारी क्या होती है, जीन उत्परिवर्तन यानी कि जीन म्यूटेशन होती है। रासायनिक संरचना भी क्या, जब न्यूक्लियोटाइड डीएनए या आरएनए की किसी भाग में न्यूक्लियोटाइड की पुनर्व्यवस्था हो जाती है, ठीक है, जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं उनका अगर स्थानांतरण हो रहा है, ठीक है, उनकी अगर पुनर्व्यवस्था हो रही है तो उसी कारण ही ये जो म्यूटेशन है वो होती है, ठीक है। लिख देते इस चीज़ को, डीएनए अथवा या आरएनए के किसी भाग में न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोटाइड्स की पुनर्व्यवस्था के कारण यह होता है, यह उत्परिवर्तन होती है, ठीक है। जब डीएनए या आरएनए के किसी भाग में न्यूक्लियोटाइड्स की अगर
जब संरचना में परिवर्तन हम कर देते हैं, ठीक है, तो उसी के कारण ही हमारी क्या होती है, हमारी जीन म्यूटेशन होती है। और इसी के कारण जो रोग उत्पन्न होता है वो हमारा है उत्पन्न रोग। कौन सा है? सिकल सेल एनीमिया। ठीक है, आगे चलकर पढ़ेंगे हम इसके बारे में। ठीक है, सिकल सेल एनीमिया के बारे में, जो किसके कारण उत्पन्न होता है, वो हमारा होता है जीन म्यूटेशन। ठीक है, जीन म्यूटेशन के कारण ही सिकल सेल एनीमिया जो है रोग उत्पन्न होता है। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं कितने टाइप की होती है जीन म्यूटेशन। 2 तरह की होती है ये। ठीक है, यहीं पर लिख देती हूँ। पहली होती है बिंदु उत्परिवर्तन, बिंदु उत्परिवर्तन, पॉइंट म्यूटेशन। ठीक है, और दूसरी हमारी होती है फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। ठीक, 2 म्यूटेशंस होती हैं हमारी, किसमें? जीन म्यूटेशन में। ठीक है, जीन म्यूटेशन में टाइप्स हैं इसके। ठीक है, टाइप्स। तो पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे? बिंदु उत्परिवर्तन के बारे में। ठीक है, पॉइंट म्यूटेशन के बारे में पढ़ लेते हैं। तो चलो रफ कर देते हैं, इसको पहले नोट करो। ठीक, बिंदु उत्परिवर्तन, उत्परिवर्तन, पॉइंट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन कुछ नहीं है, यहाँ पर ये बोला जाता है कि जब नाइट्रोजन क्षार, ठीक है, जब नाइट्रोजन बेस एक सिंगल बेस पेयर जब चेंज होता है, पॉइंट यानी कि छोटी सी म्यूटेशन, और उसके कारण कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, पॉइंट म्यूटेशन जो है इतनी बड़ी लेवल की नहीं होती है, क्योंकि नाम ही है बिंदु उत्परिवर्तन। ठीक है, छोटी सी चीज़ ही परिवर्तित हो रही है, तो इतना बड़ा जो चेंज है वो नहीं आता पॉइंट म्यूटेशन में। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब और जब सिर्फ और सिर्फ एकल नाइट्रोजन बेस, ठीक है, नाइट्रोजन जो क्षार है उसमें परिवर्तन हो, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? उसी को हम बोलते हैं बिंदु उत्परिवर्तन। ठीक है, थोड़ा नीचे लिख देते हैं इस चीज़ को। बिंदु उत्परिवर्तन। ठीक है, डेफिनेशन क्या बोली मैंने अभी? वह जीन उत्परिवर्तन जिसमें एकल क्षारक, एकल नाइट्रोजन क्षारक यानी कि सिंगल नाइट्रोजनस बेस का प्रतिस्थापन विलोपन या निवेशन होता है, उसे बिंदु उत्परिवर्तन यानी कि पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं। पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं।
बात समझ में आई? इन तीनों के बारे में अभी हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है। किसके बारे में? प्रतिस्थापन, विलोपन और निवेशन के बारे में। तो उत्परिवर्तन कहते हैं किस चीज़ को? कि वह जीन उत्परिवर्तन उस टाइप का जीन उत्परिवर्तन है जिसमें एक सिंगल नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजन क्षारक ही परिवर्तन हो, ठीक है, उसी में परिवर्तन आए, ठीक है, उसमें क्या हो? प्रतिस्थापन हो, विलोपन हो या निवेशन हो, तो उसी को हम बिंदु उत्परिवर्तन कहते हैं। इस चीज़ को नोट करो, फिर मैं समझाती हूँ कि प्रतिस्थापन किसको कहते हैं, विलोपन किसे कहते हैं और निवेशन किसको कहते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं प्रतिस्थापन को, ठीक है, यहीं पे समझा देती हूँ। पहला हमारा क्या है? प्रतिस्थापन। ये टाइप्स नहीं है, ये हमारी पॉइंट म्यूटेशन के टाइप्स नहीं है। यहाँ पर ये डेफिनेशन बोली गई है, ठीक है, कि प्रतिस्थापन, विलोपन या फिर निवेशन हो रहा है। तो क्या चीज़ है ये, उन्हीं को मैं समझा रही हूँ। प्रतिस्थापन यानी कि जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। तो प्रतिस्थापन में क्या होता है? वह उत्परिवर्तन जिसमें डीएनए श्रृंखला से एक या अधिक क्षारक युग्म दूसरे क्षारक युग्म यानी कि बेस पेयर से बदल जाते हैं, तो इसे प्रतिस्थापन यानी कि सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। प्रतिस्थापन किससे बोल रहे हैं? वह उत्परिवर्तन जिसमें डीएनए श्रृंखला, जो डीएनए चेन है, उससे एक या अधिक क्षारक युग्म जो हैं, जो नाइट्रोजन बेस हैं, बेस पेयर जो हैं, वो दूसरे नाइट्रोजन बेस पेयर से चेंज हो जा रहे हैं, बदल जा रहे हैं, और इसी चीज़ को हम प्रतिस्थापन या फिर सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। ये दो तरह का होता है, ठीक है, फिर से ये दो तरह का होता है प्रतिस्थापन। तो कौन कौन सा होता है, वहीं तक आपके पास यहाँ तक रो दिया है, लेकिन फिर भी मैं प्रतिस्थापन तक ही आपको समझाया गया है। तो इसको पढ़ लेते हैं, फिर विलोपन और निवेशन की डेफिनेशन टाइप की हम लोग समझ लेंगे, ठीक है, कि इन दोनों को क्या बोलते हैं। तो इस चीज़ को नोट करो, फिर इसे रफ करके हम लोग समझते हैं कि जो हमारी पॉइंट म्यूटेशन है वो दो तरह की कौन कौन सी होती है। तो बिंदु उत्परिवर्तन में पहली यानी कि जो प्रतिस्थापन है वही दो तरह का होता है। तो बिंदु उत्परिवर्तन की मैं बात कर देती हूँ कि ये हमारा दो तरह से होता है, ठीक है। एक होता है अनुप्रस्थता, और अनुप्रस्थता को इंग्लिश में हम बोलते हैं ट्रांसवर्जन, ठीक है। दूसरा हमारा क्या है? दूसरा हमारा है संक्रमण, इंग्लिश में से कहते हैं ट्रांजिशन। अनुप्रस्थता यानी कि ट्रांसवर्शन, और दूसरा हमारा है संक्रमण यानी कि ट्रांजिशन। तो डेफिनेशन यहाँ पर मैं क्या लिखूंगी? इस प्रकार के प्रतिस्थापन में जब प्यूरिन क्या है? नाइट्रोजन बेस है ना, नाइट्रोजन क्षार है, ठीक है। आगे चलकर पढ़ोगे, अभी तक नहीं पढ़ा हो तो। प्यूरिन पिरामिडीन या फिर प्यूरिन क्षार, ठीक है, क्षार लगा देना। प्यूरिन क्षार पिरामिडीन से तथा पिरामिडीन प्यूरिन से
बदल जाए तो हम इसे अनुप्रस्थता यानी कि ट्रांसवर्जन कहते हैं। इसमें क्या होता है कि इस प्रकार के प्रतिस्थापन में, प्रतिस्थापन का ही दो पार्ट है। तो अनुप्रस्थता यानी कि इस प्रकार के प्रतिस्थापन में क्या हो रहा है कि एक नाइट्रोजन क्षार है तो एक प्यूरिन जब दूसरे पिरामिडीन से अदल बदल हो रहा है, इसी के साथ साथ पिरामिडीन, एक पिरामिडीन दूसरे प्यूरिन से जब अदल बदल हो जाता है तो उसे हम क्या बोल रहे हैं, उसे हम बोल रहे हैं अनुप्रस्थता। यानी कि पिरामिडीन के स्थान पर प्यूरिन आ जाए और प्यूरिन के स्थान पर कोई एक पिरामिडीन आ जाता है तो उसी को हम क्या बोलेंगे, उसी को हम अनुप्रस्थता बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर क्या बोला गया है कि एक प्यूरिन है, ठीक है, मान लो एडेनिन है, एक एडेनिन किससे चेंज हो रहा है, पिरामिडीन से। तो मान लो ये साइटोसिन से क्या हो रहा है, रिप्लेस हो रहा है, ठीक है। तो एडेनिन हमारा क्या है, प्यूरिन है, और साइटोसिन हमारा क्या है, पैरिमिडीन, है ना, है ना। जब एडेनिन साइटोसिन से रिप्लेस हो जाए एक प्यूरिन, तो एडेनिन हमारा प्यूरिन है और साइटोसिन हमारा क्या है, पिरामिडीन है। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या बोला गया है कि एक प्यूरिन पिरामिडीन से तथा पिरामिडीन, एक पिरामिडीन दूसरे प्यूरिन से जब बदल जाए, ठीक है। तो मान लो दूसरा हमने ले लिया थायमीन, रिप्लेस हो रहा है हमारा, बदल रहा है किससे, ग्वानिन से, ग्वानिन से। तो यहाँ पर थायमीन क्या है, हमारा थायमीन है पिरामिडीन और ग्वानिन क्या है हमारा, ग्वानिन हमारा है प्यूरिन, ठीक है। तो एक प्यूरिन, जब प्यूरिन पिरामिडीन से और एक पिरामिडीन दूसरे प्यूरिन बेस से जब चेंज हो जाता है तो इसी को हम क्या बोलते हैं, अनुप्रस्थता यानी कि ट्रांसवर्शन। कि जब एडेनिन रिप्लेस हो रहा है किससे, साइटोसिन से, ठीक है। इसी प्रकार से एग्जांपल क्या है हमारा, जब ग्वानिन रिप्लेस हो रहा है हमारा थायमीन से, या फिर इसे उल्टा लिखना पड़ेगा क्योंकि एक बार यहाँ पर क्या बोला गया है, जब प्यूरिन पिरामिडीन से हो और फिर एक बार पिरामिडीन प्यूरिन से हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर पहले हमारा क्या आ जाएगा, थायमीन यानी कि टी और ग्वानिन यानी कि जी, ठीक है। समझ में आई बात। तो अनुप्रस्थता को कवर कर लिया हमने, इस चीज़ को लिखो। फिर हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे क्या, संक्रमण के बारे में यानी कि ट्रांजिशन के बारे में। संक्रमण का मतलब होता है, यहाँ पर डेफिनेशन में लिख देती हूँ, यहाँ पर डेफिनेशन लिख देते हैं, इस प्रकार के प्रतिस्थापन में एक प्यूरिन दूसरे प्यूरिन से तथा एक पिरामिडीन दूसरे पिरामिडीन से बदल जाए तो इसे हम संक्रमण यानी कि ट्रांजिशन कहते हैं, ठीक है। बात समझ में आई। तो ट्रांजिशन में क्या है, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो कि जब इस प्रकार के प्रतिस्थापन में या फिर इस प्रकार के उत्परिवर्तन में क्या होता है, या फिर एक प्यूरिन के स्थान पर दूसरा प्यूरिन तथा एक पिरामिडीन के स्थान पर दूसरा पिरामिडीन आ जाता है तो इसे हम बोलते हैं संक्रमण यानी कि ट्रांजिशन, ठीक है। किस प्रकार से, तो वहाँ पर अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, अभी हमने अनुप्रस्थता के बारे में पढ़ा, ठीक है, ट्रांसवर्शन के बारे में, जहाँ पर हमने ये देखा था कि एक प्यूरिन दूसरे पिरामिडीन से बदल रहा है, प्यूरिन पिरामिडीन से बदल रहा है और पिरामिडीन प्यूरिन से बदल जाता है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि प्यूरिन प्यूरिन से ही बदल रहा है और पिरामिडीन पिरामिडीन से ही, यानी कि मान लो कि एडेनिन, एग्जाम्पल क्या है इसका,
एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल क्या है, एडेनिन रिप्लेस हो रहा है किससे, ग्वानिन से, तो ये भी प्यूरिन और ये भी हमारा क्या है, प्यूरिन है ना। दूसरी चीज कि एक पिरामिडीन, फॉर एग्जाम्पल साइटोसिन रिप्लेस हो रहा है किससे, थायमिन से, तो ये भी हमारा पिरामिडीन और ये भी हमारा पिरामिडीन है। ठीक है, तो प्यूरिन से प्यूरिन रिप्लेस हो रहा है और पिरामिडीन से पिरामिडीन रिप्लेस हो रहा है। हम लोगों ने पढ़ लिया प्रतिस्थापन को, इसके बाद हमारा था विलोपन और निवेशन, डिलीशन और इन्वर्सन, ठीक है, इंसर्शन, ठीक है, तो वो दोनों ही हमारे आ जाते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में। प्रतिस्थापन के आधार पर ही हम बिंदु जो परिवर्तन है वो दो भागों में बटे होते हैं, उसी प्रकार से विलोपन या फिर जो निवेशन है वो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन के ही आधार पर होता है। तो अब हम पढ़ते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन को। फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। डेफिनेशन क्या है फ्रेम शिफ्ट की, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन की डेफिनेशन, तो यहां पर हम क्या बोलेंगे, इस प्रकार के उत्परिवर्तन में एक जीन के डीएनए के न्यूक्लियोटाइड युग्म में एक क्षार का विलोपन यानी कि डिलीशन या एक क्षार का निवेशन यानी कि इंसर्शन होता है तथा या फिर अथा इसी को हम फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन कहते हैं। इसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो लिखना है यहाँ पे कि एक या दो बार क्षार के जुड़ने या बाहर निकलने से कोडोन का क्रम बदल जाता है, जिससे कई प्रकार के अमीनो अम्लों का संश्लेषण होता है तथा इससे बनने वाला प्रोटीन
अक्रियाशील होता है। इस चीज़ को नोट करो। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में हमें ये बोला गया है कि जब जो न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है, किसी भी एक जीन में जो डीएनए है और डीएनए में जो न्यूक्लियोटाइड चेन है, न्यूक्लियोटाइड युग्म है, जब उसमें एक नाइट्रोजन बेस, ठीक है, या फिर 2 नाइट्रोजन बेस, या तो उनका विलोपन हो, डिलीशन हो, ठीक है, या तो वो जा रहे हैं, और या फिर उनका निवेशन हो, या फिर वो उनका इंसर्शन हो, तो इस चीज़ को हम क्या बोलेंगे? फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, जिसके कारण पूरी फ्रेम ही परिवर्तित हो जाती है। विलोपन और निवेशन को हम लोग समझने वाले हैं। विलोपन यानी कि डिलीशन। विलोपन में क्या होता है? इसमें एक न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला से एक या अधिक क्षार के बाहर निकल जाती हैं, अर्थात एक भी क्षार के बाहर निकलने से प्रोटीन संश्लेषण के लिए भेजा जाने वाला संदेश आउट ऑफ फ्रेम हो जाता है तथा एक नया क्रम बन जाता है। ठीक है, एक नया क्रम बन जाता है। बात समझ में आई? फॉर एग्जाम्पल ACT GAC TTA। ठीक है, मान लो कि ये कोई क्रम है। ठीक है, अब हमने कहा ये 3-3 के क्रम बने हुए हैं, है ना, 3-3 के क्रम बने हुए हैं। अब हमने माना कि यहाँ पर हमने विलोपन किया, यानी कि डिलीशन किया, कि एक कोई डिलीट हो चुका है। ठीक है, तो मान लो यहाँ पर कि एक कोई डिलीट हो गया, C डिलीट हो गया। ठीक है, इसके बाद भी हम और भी बढ़ा देते हैं इस चीज़ को। ठीक है, ACT या फिर यहाँ पर एक C लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या था हमारा AC था, है ना। तो ये पहले क्या थे, मान लो 3-3 की क्रम थी, 3-3 की हमारे कोडोन बन चुके थे। ठीक है, 3 कोडोन बने थे। अब हमने कहा कि यहाँ पर विलोपन हुआ यहाँ पर, तो अब एक नया फ्रेम बन गया यहाँ पर। तो अब यहाँ पर नया फ्रेम क्या बनेगा? CTG ACT TAC, एक नया क्रम बन गया ना। तो इसी चीज़ को हम क्या बोलेंगे? इसी चीज़ को हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पर क्या हुआ? डिलीशन हुआ। बात समझ में आई? यहाँ पर क्या हो रहा है? डिलीशन हो रहा है। क्या बना? एक नया। यहाँ पर पहले क्या बन रहा था? यहाँ पर बन रहा था A, ये हमारा डिलीट हो चुका था, ये हमारा क्या हो गया? डिलीट हो गया। तो पहले बन रहा था ACT GAC TTA,
फिर यहाँ पर जब डिलीट हुआ तो यहाँ पर एक नया क्रम बन गया, क्या बना, CTG, ACT और TAC, ठीक है, CTG, ACT, ACT और TAC, ठीक है। तो इस प्रकार से विलोपन होता है। इसी प्रकार से दो अगर चेंज हो जा रहे हैं तो यहाँ पर भी दो जो है बदल जाएंगे और जो हमारी फ्रेम है वो पूरी की पूरी चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो इस चीज़ को नोट करो। फिर हम लोग निवेशन के बारे में पढ़ते हैं। निवेशन में क्या होता है, निवेशन, इंसर्शन, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसमें क्या होता है, इसमें न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला में एक या एक से अधिक क्षार के जुड़ने से आनुवांशिक संदेश बाधित हो जाता है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारा जो निवेशन है, निवेशन में क्या हो रहा है कि जो ऐड हो रही है, जो नाइट्रोजन क्षार है वो क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। फॉर एग्जांपल जैसे कि यहाँ पर कोई फ्रेम है AGC TAGGC, ठीक है। तो यहाँ पर पहले ही 3 के क्रम बने हुए हैं, ठीक है, 3 के यहाँ पर क्रम बने हुए हैं AGC TAGGAC, ठीक है, कोडन बने हुए हैं। अब हमने कहा कि मान लो यहाँ पर A और G के बीच में एक नया कोडन आ गया, A आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर एक नई फ्रेम बन जाएगी। नई फ्रेम क्या बनेगी हमारी, AAG CTAGGC, ठीक है। तो एक नई फ्रेम बन गई, क्या बन गई, AAG CTAGGC। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, निवेशन यानी कि इंसर्शन, नया कोडन क्या आ गया, A आ गया, ठीक है। नया बेस कौन सा आ गया हमारा, A आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर नए कोडन बन गए। और यहाँ पर बोला है कि अगर एक नाइट्रोजन बेस ऐड हो रहा है या फिर डिलीट हो रहा है तो हमारी जो पूरी की पूरे न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला है वो चेंज हो जाएगी, ठीक है। पूरा का पूरा जो संदेश के लिए जो भी चेन है, जो टेम्पलेट DNA है वो चेंज हो जाएगा। दूसरा जो है, अगर नाइट्रोजन बेस, 2 नाइट्रोजन बेस अगर ऐड हो रहे हैं या फिर डिलीट हो रहे हैं तो क्या होगा, तो भी हमारी फ्रेम जो है वो चेंज हो जाएगी पूरी की पूरी। लेकिन अगर 3 नाइट्रोजन बेस ऐड हो रहे हैं, 3 नाइट्रोजन क्षार जो हैं अगर वो जुड़ रहे हैं या फिर उनका विलोपन हो रहा है, तो 3 नाइट्रोजन बेस पेयर अगर या तो वो ऐड हो या फिर वो डिलीट हो, तो इन दोनों से ही कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, क्योंकि जो हमारे कोडन होते हैं वो 3 नाइट्रोजन बेस पेयर होते हैं, ठीक है। तो एक नया नाइट्रोजन बेस पेयर यानी कि 3, एक नया कोडन आ जाएगा वहाँ पर, है ना, एक नया कोडन ही तो बन रहा है। तो इसी वजह से वहाँ पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। फ्रेम जो है वो पूरी तरीके से चेंज नहीं होगी, ठीक है। तो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन हम लोगों ने पढ़ ली, बिंदु उत्परिवर्तन यानी कि पॉइंट म्यूटेशन भी हमने कवर कर ली है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो अब चलते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।